राष्ट्रवादी और सनातनी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। यह है यूट्यूब पेश नेटवर्क का और मैं हूं प्रदीप हंडू। आपको याद होगा कि बुधवार और गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में वक्फ जो कानून है उसके बारे में बहस हुई। ऐसा लग रहा था कि जो संजीव खन्ना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका की मंशा इस कानून को उस कानून पर फिलहाल रोक लगाने की थी। लेकिन तुषार मेहता ने बहुत ऐसे तर्क दिए, ऐसे आर्गूमेंट दिए कि उनको दूसरे दिन तक उसको ले जाना पड़ा और अंतरिम आदेश खाली इस आश्वासन पर नहीं दिया गया कि न हम बोर्ड में किसी मेंबर को निकालेंगे न रखेंगे और वक्फ बाय यूज़र पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके अतिरिक्त कोई नोटिफिकेशन या डिनोटिफिकेशन नहीं होगी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के संजीव खन्ना और बाकी दो जज साहिबान ने यह पूछा कि अगर 13-14 साल की मस्जिद हो तो उसमें सबूत कहाँ मिलेंगे, उनके लिखित डॉक्यूमेंट कहाँ होंगे। ये जो इस सिलसिले में ये कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर आक्रांता आए हैं, चाहे अकबर हो या उससे पहले है, तो उसके बारे में इतिहास कहाँ से मिला। यानी कि उनके साथ इतिहास लिखने वाले भी थे या कई लोगों ने इतिहास लिखे थे, तभी तो हमें पता चला कि गौरी, गजनवी, कुतुबुद्दीन, लोधी, बाबर, हिमालय यहाँ पर आए थे। अकबर के टाइम की भी उन्होंने आईन अकबरी लिखी थी, बाबरनामा लिखा हुआ है। यानी कि उनके साथ जो है वो इतिहास साथ रहता था, इतिहासकार साथ रहते थे। यहाँ तक कि हमारे इतिहास में ग्रीकों का कोई जिक्र नहीं है। यूनान के लोगों ने ही ये बताया था कि सिकंदर हिंदुस्तान आया था और उस पोरस के साथ उसकी लड़ाई है। यानी कि कोई सबूत उसके बारे में है। लेकिन जो 1500 बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, 1500-1400 या हालांकि 1400 साल ही इस्लाम को हो गए और यहाँ पर 1000 साल पहले ज़्यादा उनका दबदबा रहा, उनका कोई इतिहास नहीं है। इस संबंध में जज साहिबान ने ये सवाल पूछा कि कहाँ से लिखित में लाएंगे, कहाँ से सबूत लाएंगे। इस संबंध में मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जब भगवान राम के मंदिर की बात थी या अयोध्या, ये जो मथुरा की बात है या काशी विश्वनाथ की बात है, उसमें वो सबूत क्यों मांग रहे हैं? वो क्यों यहाँ पर नहीं करेंगे मंदिर बाय यूज़र, जो मान लोगों की आस्था है हज़ारों सालों से इन दोनों मंदिरों के लिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही पवित्र है। इस सिलसिले में ऐसी बातें क्यों पूछी जा रही है? 500 साल हमें आज़ाद हो गए हैं अयोध्या का भगवान राम का मंदिर बनाने में। जब ये लॉजिक जज देते हैं कि सबूत नहीं है, कहाँ से लिखित में लाएंगे, तो उस सिलसिले में 5 बेंचों की जो पीठ ने उस वक्त जज ये सबूत मांगे और सबूत देने के बाद भी जो ग्रंथों का जिक्र किया रामभद्राचार्य ने और दूसरे विद्वानों ने, तब जाकर ये फैसला हिंदू पक्ष में दिया गया। और यहाँ तक कि फिर भी वहाँ पर 142 का इस्तेमाल, जो कानून का 142 एक्ट है उसका कानून का इस्तेमाल किया। लेकिन इस सिलसिले में 5 जजों की बेंच बैठी थी जिसने ये निर्णय लिया। इस सिलसिले में ये बात भी मैं दोहराना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति को जो मतलब बिल वगैरह लोकसभा या पार्लियामेंट से आए, राष्ट्रपति को और गवर्नरों को 3 महीने के अंदर अंदर उसमें जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो वो मंजूर माने जाएंगे। यानी राष्ट्रपति भी जजों के इसमें आ गए। जज क्या थे? 2 जज, पादरी वाला और दूसरे जज साहब थे। 2 जजों के बेंच ने ये इस्तेमाल किया आर्टिकल 142। इससे पहले जब ये कानून बना था, पहले 142 का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जब 8 जज हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट, उसमें से 5 जजों ने ये दिया था कि कब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जज साहिबान अपने हिसाब से ये कानूनों का इस्तेमाल करने लगे हैं। जिसको जहाँ पर मर्जी हो, चाहे वो अकेला जज हो, वो कर सकता है, नहीं कर सकता है, वो कर लिए।
इस तरह से अगर डेमोक्रेसी का बुरा हाल हो सकता है। कभी कभी जब हमारे पर दुश्मन भी हमला करेंगे, ये जय साहिबान करेंगे, रोक लगा देंगे, नहीं जी नहीं करना है। राष्ट्रपति को आदेश देगी कि आपको फौजों को जंग में नहीं उतारना है। तो क्या ऐसी जजमेंट मानी जा सकती है? गलत है। इस सिलसिले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था 5 मेंबर जज को या इवन 7 मेंबर जज को कि राष्ट्रपति के खिलाफ भी क्या बोल सकते हैं, क्या कोई वो आदेश राष्ट्रपति को भी दे सकते हैं। राष्ट्रपति कमांडर इन चीफ है, राष्ट्रपति फौज के इंचार्ज है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ है। वो राष्ट्र की संपत्ति को सब कुछ वो मेन उनके ही द्वारा चलाया जाता है। आप उन पर भी पाबंदी लगाएंगे? अगर आपको लगा कि कहीं पर राष्ट्रपति की गलती है, तो अगर आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करना है तो आप ऐसे के 5 मेंबर की जज जो बेंच बुलाइए तो निर्णय ले सकते हैं। इस सिलसिले में ये जो दुरुपयोग मैं कहूँगा एक प्रकार से 143 और 142 का, जो कि वो बंदूक की जो तोप की तरफ वो गोले चला है। जैसे किसी ने कहा कि मिसाइल चला रहे, जो उपराष्ट्रपति जी उन्होंने कहा कि आर्टिकल 42 का जो जज साहिबान इस्तेमाल करके जैसे कि मिसाइल फायर कर रहे हो अपने कलम से। अगर देश को बचाना है, अगर देश में डेमोक्रेसी को बचाना है, तो ये डिक्टेटोरियल टेंडेंसी जो जजों में डेवलप हो गई उसको ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो देश का बहुत ही नुकसान पहुंचता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जब जो वक्फ बोर्ड का कानून था 1995 और 2013, उसमें कई शायद मेरे ख्याल में 150 याचिकाएँ दी गई उनके खिलाफ है। तो जजों ने, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय हैं, उन्होंने कहा कि ये जब यहाँ क्यों आए तो हाई कोर्टों में उसका फैसला करो। वो हाई कोर्टों में चल रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को उसमें कोई जल्दी नहीं दिखाई गई है। लेकिन वहाँ कपिल सिब्बल जब कोर्ट में आ गए, अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में आ गए, तो ऐसे ये कोर्टों की अर्जेंसी बन जाती है। कहने का मतलब है कि ये मेरे ख्याल में डेमोक्रेसी का दुरुपयोग है। जजों को जो पावर दिए थे वो उनका काम था जो कानून संसद द्वारा बनाया उसकी व्याख्यान करना, उसको उस पर इंटरप्रिटेशन देना, न कि कानून बनाना। फिर अगर उनको ही, न्यायाधीशों को ही कानून बनाना है, तो पार्लियामेंट की क्या ज़रूरत है, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स क्या ज़रूरत है। ये जो 5 लोग या 10 लोग या 2 लोग ही कभी कभी ये जज है निर्णय देते हैं, जिनको किसी ने इलेक्ट नहीं किया, लेकिन जो जवाबदारी है वो पब्लिक के लिए सरकार की ही है। इस सिलसिले में मुझे ये कहना चाहता हूँ कि जज लोग, जो न्यायाधीश महोदय हैं, वो अपने इस पावर को अच्छे हिसाब से, अच्छे बिल्कुल सोच समझ कर इस्तेमाल करें। इस सिलसिले में मैं भी ये कहना चाहता हूँ, जो यशवंत वर्मा के घरों में वो नोट मिले, जले हुए नोट मिले, तो उसका कोई FIR लॉन्च किया गया क्या? कोई न्यायाधीशों की, कोई जो 3 न्यायाधीशों की रिपोर्ट आई जो उन्होंने सबमिट करनी, क्या उन्होंने सबमिट कर ली? और उनमें क्या जो काबिलियत है कि वो किस तरह से जांच करें? वो तो जांच एजेंसी ही बता सकते हैं कि जांच करने का तरीका उनको ही है। इसमें जज आएंगे, हर एक चीज़ में अगर जज ही कूदेंगे तो फिर डेमोक्रेसी की क्या ज़रूरत, प्रधानमंत्री की क्या ज़रूरत, राष्ट्रपति की क्या ज़रूरत, उपराष्ट्रपति की क्या ज़रूरत? सब कुछ करें। हम ये भी जानते हैं कि निर्मल यादव का केस 10 साल 12 साल से पेंडिंग है। इससे पहले भी सब्जीत मुखर्जी का केस 18 साल से पेंडिंग है, उसमें कोई जल्दी नहीं है। जो मेन मुद्दा देश का है वो भ्रष्टाचार है। अगर भ्रष्टाचार खत्म होगा तभी देश प्रगति करेगा। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि जज भी भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि देश की भलाई क्या है, कैसे देश को फ़ायदा हो सकता है, कैसे देश आगे जा सकता है। आपकी राय इसके बारे में क्या है? मेरा अंत में ये निवेदन है आपसे कि हमारी जो चैनल को, इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतने शेयर कीजिए और कमेंट करना भी ना भूलें।
आपने ये वीडियो पूरा देखा उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।